जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच बॉल एंड पाल के मैदान पर खेले जाएगा सेकंड ओडीआई मुकाबला, जहां सबकी निगाहें होंगी दोस्तों भारतीय टीम की रणनीतियों पर। किस तरीके से भारतीय टीम किस प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी, क्या मैदान पर दोस्तों कुछ चमत्कार आज हमें देखने को मिलेगा, क्या भारतीय टीम दोस्तों सेकंड ओडीआई मुकाबले में जीतकर यहां पर एक बड़ा कमाल करती नजर आएगी। ये सब देखना होगा आज के मुकाबले में दिलचस्प कि किस प्लेइंग 11 के साथ ही साथ उतरेगी, टॉस का क्या रिजल्ट रहने वाला है, कई सारी चीजें यहाँ निकल कर सामने आ रही हैं। तो चलिए दोस्तों के मुकाबले पर नजर डालते हैं क्या कुछ आज के दिन हमें खास देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। आप सबको बता दें दोस्तों, बॉल एंड पाल के मैदान पर सेकंड ओडीआई मुकाबला खेला जाना है। सबकी निगाहें होंगी भारत की प्लेइंग 11 पर। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के दोस्तों टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की चर्चा कर ली जाए। क्या शार्दुल ठाकुर की बेहतरीन 50 के बावजूद भी क्या उन्हें टीम में जगह मिलती है या नहीं मिलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। वेंकटेश अय्यर से पिछले मुकाबले में गेंदबाजी नहीं कराई थी, अगर उन्हें एज अ बैट्समैन ही खिलाना है तो उनसे अच्छा ऑप्शन सूर्य कुमार यादव हो सकता है, उनसे अच्छा ऑप्शन ईशान किशन हो सकता है, उनसे अच्छा ऑप्शन ऋतुराज गायकवाड़ हो सकता है। तो यहाँ पर कई कुछ सारी बातें निकल कर सामने आ रही है। दोस्तों आप सभी को बता दें, अभी तक प्लेइंग 11 की बात करें तो प्लेइंग 11 को लेकर ऐसे भी कोई दिलचस्प खबरें सामने आई नहीं है कि किसी को बाहर बैठाया जाए या रखा जाए। तो अभी तक दोस्तों जो मांग हो रही है वो ये है कि सूर्य कुमार यादव को खिलाया जाए, ऋतुराज गायकवाड़ या सूर्य कुमार यादव में से किसी एक को मौका मिले। मतलब ये देखना दिलचस्प होगा। ओपनिंग की बात करें तो केएल राहुल ने तो साफ ऐलान कर दिया था कि ओपनिंग मैं ही करूंगा और मेरे साथ शिखर धवन करते नजर आएंगे। और पिछले मुकाबले में शिखर धवन पाजी ने क्या खतरनाक वापसी की, मतलब वापसी इसे कहते हैं। हम कई बार देखते हैं सारे खिलाड़ी वापसी तो करते हैं लेकिन जबरदस्त वापसी नहीं होती, लेकिन शिखर धवन ने पिछले मुकाबले में टीम इंडिया से हाईएस्ट स्कोरर रहे थे। 84 गेंदों में 79 रन की पारी खेली थी। दूसरी तरफ कप्तान कोहली ने भी दोस्तों 51 रन लगाए थे। वहीं बात करें दोस्तों किस तरीके से 50 रन की पारी शार्दुल ठाकुर ने भी खेली थी। लेकिन अब बात करें यहाँ पर इस सेकंड ओडीआई मुकाबले की, तो जो मांग उठ रही है उसको अनुसार अगर ध्यान दिया जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ की जगह नहीं बनती, लेकिन हाँ सूर्य कुमार यादव की जगह बनती नजर आ रही है। ओपनिंग केएल राहुल और शिखर धवन को अगर मिलती है तो कोई दोहराए नहीं, इसमें जबरदस्त ओपनिंग है। केएल राहुल को ही बल्ला चलेगा तो अच्छा यहां पर रन बना कर देंगे टीम के लिए। अब आपको बता दें किस तरीके से वो अपने लय को जारी रखना चाहेंगे। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत हमें नजर आए थे, लेकिन उनकी जगह पर अगर सूर्य कुमार यादव भी होते हैं तो ज़्यादा मजबूत नजर आएगा मिडिल ऑर्डर। दरअसल दोस्तों विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत, ये 4 खिलाड़ी अगर मिडिल ऑर्डर में रहते तो अच्छी बात रहेगी। अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर से हटाए किसी जगह, तो वो नाम है शार्दुल ठाकुर का। शार्दुल ठाकुर ने पिछले मुकाबले में 10 ओवर में करीब 72 रन दिए थे। आपको बता दें ऑलराउंडर के रूप में वेंकटेश अय्यर हो सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन वेंकटेश अय्यर एकमात्र ऑलराउंडर हैं तो ये अच्छी बात है। बाकी शार्दुल ठाकुर की इतनी जगह बनती नहीं। शार्दुल ठाकुर पहले वनडे में काफ़ी खर्चीले रहे थे तो उन्हें बाहर बैठाया जा सकता है। भुवनेश्वर कुमार को अपनी काबिलियत दिखाने का एक और मौका मिल सकता है। उम्र दराज खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस है और प्रमुख तेज गेंदबाजी का आक्रमण संभालते तो इसलिए शायद उनको मौका मिले। लेकिन शार्दुल ठाकुर को अगर मौका ना देते हुए सूर्य कुमार यादव को खिलाया जाए तो शायद यहाँ पर कोई फैंस निराश नहीं होगा। लेकिन अगर वेंकटेश अय्यर को मौका दिया जा रहा है तो उनसे गेंदबाजी भी कराई जाए, यहाँ पर ये सारी फैंस की डिमांड होगी। क्योंकि दोस्तों एज अ ऑलराउंडर अगर खेल रहे हैं वेंकटेश अय्यर तो उनको मौका मिलना चाहिए। प्लस यहाँ पर शार्दुल ठाकुर का ना खेलने का रीज़न एक और क्या निकल कर सामने आता है दोस्तों, ये रीज़न है कि यहाँ की जो पिच है बॉल एंड पाल की मैदान की, ये पिच है धीमी गति गेंदबाजों के लिए, यानी कि जो स्पिनर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा मददगार साबित होती है। बाकी जिनके पास तेज गेंदबाजी, बहुत ही अच्छा आक्रमण है, बहुत अच्छी अटैकिंग गेंदबाजी कर सकते हैं, उनके लिए दोस्तों ये पिच और थोड़ी ज़बरदस्त हो सकती है। जैसे लुंगी अनगिड़ी ने विकेट चटकाई थी पिछले मुकाबले में, केशव महाराज, तबरेज शमसी, तो ये चीज़ दर्शाती है। गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन और युजवेंद्र चहल, ये 3 खिलाड़ी हमारे लिए काफ़ी यानी कि इनफ साबित हो सकते हैं। शुरुआत से नजर डालें तो केएल राहुल, शिखर धवन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, वेंकटेश अय्यर, भुवनेश्वर कुमार, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल अगर रहते हैं तो अच्छी बात रहेगी। कप्तान तो केएल राहुल है, उप कप्तान जसप्रीत बुमराह है, लेकिन शार्दुल ठाकुर का अगर फिर से मौका मिलता है तो अच्छी बात तो है। लेकिन दोस्तों वेंकटेश अय्यर से फिर गेंदबाजी करानी होगी और फिर एक अतिरिक्त बल्लेबाज जो चाहिए सूर्य कुमार यादव के रूप में, फिर उसकी जगह नहीं बन पाएगी। तो ये टीम इंडिया की मैनेजमेंट पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से यहां से खिलाड़ियों का काम लेती है। आपको दोस्तों ये मुकाबला देखने को मिलेगा स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार ऐप, जियो टीवी ऐप पर बिल्कुल लाइव। ठीक 2 बजे मुकाबला शुरू होगा, वहां से आप मुकाबले का लाइव प्रसारण देख सकेंगे। जो अभी तक खबरें सामने आ रही दोस्तों वो ये आ रही है पिच रिपोर्ट को लेकर कि पिच फिर से एक बार धीमी गति गेंदबाजों के लिए मददगार साबित होगी। यहाँ पर धीमी गति गेंदबाज फिर से आक्रमण गेंदबाजी करते नजर आएंगे। पिछले मुकाबले में हम सभी ने देखा तेंबा बबुआमा ने शुरुआत के 20 ओवरों में दोस्तों
तबरेज शमसी से गेंदबाजी नहीं कराई थी। लास्ट के 30 ओवरों में उनसे 10 ओवर फिकवाए थे। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से उनका मिडिल ऑर्डर में काम लिया गया था जब यहाँ पर धाराशाही करने की बात आई थी। तबरेज शमसी ने अच्छी गेंदबाजी करी थी, विराट कोहली जैसे कई खिलाड़ियों को यहाँ पर चलता गया था, तो वो एक अच्छी बात निकलकर सामने आई थी। शुरुआत एडन मार्करम से की थी, ये भी एक चीज़ रणनीतियों के तहत थी। लेकिन पिछले मुकाबले की बात करें, फर्स्ट ओडीआई मुकाबले की, तो टीम इंडिया की हार के कारण रहा था उनका मिडिल ऑर्डर। ऐसी बात नहीं दोस्तों, इस पिच पर बल्लेबाजी नहीं हो सकती। केएल राहुल से लेकर विराट कोहली, शिखर धवन, कई ऐसे बयान सामने आए सूत्रों के अनुसार कि अगर इस पिच पर शुरुआती ओवर अगर आप खेल जाते हो तो बाद में बल्लेबाजी करना आसान रह सकता है, जैसे तेंबा बबुआमा और राशिवंदर दुसेन ने साबित करके दिखाया था। तेंबा बबुआमा ने 143 गेंदों में 110 रन की पारी खेली थी। राशिवंदर दुसेन ने 96 गेंदों में 129 रन की पारी, 9 चौके 4 छक्के की मदद से। आपको बताया दोस्तों, टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी बुमराह ने 2 विकेट और अश्विन ने 1 विकेट चटकाई थी। चहल ने 1 भी विकेट नहीं चटकाई। ठाकुर तो 10 ओवर में 72 रन दिए थे, एक ओवर मैडन भी कराया था उसके बावजूद, यानी कि 9 ओवर में 72 रन दिए। फिर तो भुवनेश्वर कुमार ने 10 ओवर में 64 रन दिए। तो महंगे सब रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों टीम इंडिया की नाकामी थी, टीम इंडिया की रणनीतियों में थोड़ी बहुत खराबी थी, जिसकी वजह से वेंकटेश अय्यर जैसे गेंदबाज से गेंदबाजी नहीं कराई गई एक ऑलराउंडर के रूप में। हार्दिक पांड्या होते तो पक्का उनसे ओवर कराए जाते, चाहे धोनी कप्तान होते, कोहली कप्तान होते या राहुल ही कप्तान क्यों ना होते। शिखर धवन दोस्तों जब बल्लेबाजी कर रहे थे, वापसी इनकी जबरदस्त दिखाई दी। लेकिन एक चीज़ जो शिखर धवन की बल्लेबाजी में देखने को मिलती है कि वापसी तो अच्छी रहती है, लेकिन उसके बाद इनको जो फॉर्म होता है वो कंटिन्यू बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इंडिया की तरफ से दोस्तों टीम इंडिया जब चेस कर रही थी 297 रन, 265 रन बना पाए थे 8 विकेट के नुकसान पर। मिडिल ऑर्डर की वजह से मात खा गई। ओपनिंग में केएल राहुल 12 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए थे एडन मार्करम की गेंद पर। शिखर धवन ने 79 रन बनाए थे, विराट कोहली ने 51 रन बनाए थे। इसके आगे का काम था ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर का, लेकिन तीनों ही दोस्तों नाकाम रहे। 16 रन ऋषभ पंत ने, श्रेयस अय्यर ने 17 रन, वेंकटेश अय्यर ने 2 रन, रविचंद्रन अश्विन ने 7 रन, शार्दुल ठाकुर ने 50 रन जरूर लगाया था 43 गेंदों में। लेकिन जब टीम इंडिया हार रही है, जीत का कोई मतलब नहीं है, तो दोस्तों ये 50 क्या 100 रन भी मायने नहीं रखते। इंडिविजुअल स्कोर के लिए बढ़िया है। पहला ओडीआई 50 आया था शार्दुल ठाकुर के बैट से, 5 चौके 1 छक्के लगाए थे उन्होंने। जसप्रीत बुमराह उप कप्तान जो है 23 गेंदों में 14 रन बनाए थे। लेकिन अगर आप देखें फॉलो विकेट कैसा रहा, लुंगी अनगिड़ी ने 2 विकेट लिए, तबरेज शमसी ने 2 विकेट लिए, अंदिले फेलकुआवे ने 2 विकेट लिए, केशव महाराज ने 1 विकेट लिया, एडन मार्करम ने 1 विकेट लिया, मार्को जैनसन को यहाँ पर विकेट नहीं मिली थी। तो ये काफ़ी कुछ निकल कर सामने आया कि किस तरीके से टीम इंडिया की रणनीतियाँ थोड़ी सुधार करनी होंगी। केएल राहुल कप्तानी में हमने देखा जोहान्सबर्ग का टेस्ट भी हारे, फर्स्ट ओडीआई मुकाबला भी हारे। अब सेकंड ओडीआई अगर हारते हैं तो सीरीज गवा देंगे और भारत देश वापस आना पड़ेगा साउथ अफ्रीका से खाली हाथ। तो वो नहीं चाहेगी टीम इंडिया। विराट कोहली के शतक के शोखे का इंतजार है कब खत्म होगा। शिखर धवन के बल्ले से भी शतक आता है तो शायद यहाँ पर एक और दावेदारी पेश कर देंगे कि गब्बर इज बैक। तो पिछले मुकाबले में हो चुका है, लेकिन गब्बर इस फॉर्म मतलब कि एक मुकाबले का सिर्फ तुक्का नहीं था, ये परमानेंट क्लास है, परमानेंट खिलाड़ी है जो आपको ऐसे ही रन बनाकर देगा, और इसको बाहर बैठाना आपके लिए गलती हो सकती है। युजवेंद्र चहल को दोस्तों यहाँ पर पिछले मैच में विकेट नहीं मिली थी, उनको लेकर भी काफ़ी आलोचनाएं हुई थी। धीमी गति की जब पीछे आपको विकेट नहीं मिली तो आपके लिए ही नाकामी की बात है, आपको गेंदबाजी में वेरिएशन करने होंगे। तो ये कई सारी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं आज के मुकाबले को लेकर। दोस्तों आपको बता दें, साल 2018 में जब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज खेलने गई थी, वहाँ पर कप्तान थे विराट कोहली। उन्होंने दोस्तों कप्तानी करते हुए 6 ओडीआई मुकाबले, 5 ओडीआई मुकाबले टीम इंडिया को जिता कर दिए थे, और सिर्फ जिता कर नहीं बल्कि 3 मुकाबले में उन्होंने शतक भी लगाए थे। तो वैसे ही कुछ उम्मीद केएल राहुल से भी रहेगी। हाँ, और यहाँ पर राहुल द्रविड़ हेड कोच की रणनीति में आज देखना होगा क्या दिलचस्पी रहती है। ठीक 2 बजे दोस्तों आप सभी को मुकाबला लाइव देखने को मिलेगा। ये थी दोस्तों प्लेइंग 11 से लेकर पिच रिपोर्ट और साथ ही साथ पिछले मुकाबले की हाईलाइट की जानकारी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।